हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं इवेपोरेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन और ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो इवेपोरेशन क्या होता है? देखो, इवेपोरेशन को समझने के लिए मुझे पहले बताओ बॉइलिंग क्या होता है। सर, बॉइलिंग यानी पानी उबल जाना या फिर लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। ये तो काम इवेपोरेशन में भी होता है। तो अंतर क्या है? तो ये क्वेश्चन आता है स्कूल में। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। तो देखो, इसको ऐसे समझते हैं डायग्राम के थ्रू। दो बर्तन हैं, दोनों में वाटर है। दिख रहा है आपको? इधर मैंने क्या किया है, नीचे कैंडल को जला दिया है और पानी गर्म कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने इसको ओपन मानो छत पे ले जाके रख दिया है सन के सामने। अब बताओ क्या होगा, सोचो। सर, दोनों गर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। वेरी गुड। यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में कुछ फ़र्क होगा नहीं होगा? सोच के देखो। हाँ सर, एक फ़र्क ये होगा कि पानी बॉयल होना तब शुरू होगा जब टेम्परेचर कितना हो जाएगा? सर, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये वाला पानी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन क्या टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा? क्या सन का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है? सोच के देखो, खुद सोचो आप। आज का जो टेम्परेचर है, क्या 100 डिग्री सेल्सियस है? नहीं। या तो 25 होगा, या 30 होगा, या 35 होगा। ये तो अलग अलग शहरों पर डिपेंड करता है। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। तो इवेपोरेशन बिलो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, या इसको मैं दूसरी लैंग्वेज में बोल सकता हूँ, बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। वेरी गुड। तो बॉइलिंग जो होता है, ये प्रोसेस बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, और इवेपोरेशन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। समझ में आया? पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरे पॉइंट को समझने के लिए ऐसे समझो। मानो आपने अपनी उंगली को लिया, फिंगर को लिया, और यहाँ पर टच की। सर, गरम लगेगी। वेरी गुड। यहाँ पर टच की। हाँ सर, गरम लगेगी। आपने क्या किया, फिंगर को और अंदर लेके गए और यहाँ टच किया अंदर, तो सर दोबारा गर्म लगेगी। वेरी गुड। लेकिन यहाँ पर जब आप टच करोगे ना, तो नीचे उतना गर्म वाटर नहीं होगा। आप ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप एक बाल्टी लो, बाल्टी में पानी रखो, सुबह को रख दो, और शाम को देखोगे तो ऊपर वाली जो लेयर होगी वो गर्म होगी और नीचे वाली लेयर ठंडी होगी। आपने स्विमिंग पूल में भी देखा होगा, ऊपर वाली लेयर गर्म होती है और नीचे वाली लेयर ठंडी होती है। यानी ये एक सरफेस फिनोमेना है, सिर्फ सरफेस पर होता है, सरफेस पर। लेकिन ये वाला एक बल्क फिनोमेना है, ऊपर नीचे कहीं पर भी पूरे में बॉइलिंग होती है। तो यही दो डिफरेंस है। इन्हीं दो डिफरेंस को मैं अब आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो पहला पॉइंट बॉइलिंग का, कि बॉइलिंग कहाँ पर होता है? सर, बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। वेरी गुड, अभी आपने बताया था बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। और इवेपोरेशन कहाँ होता है? बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से कम पे होता है। ये लाइन याद रखना। सेकेंड, ये एक बल्क फिनोमेना है। बल्क तो मतलब समझ में आ गया होगा ना? बल्क फिनोमेना यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर पॉइंट पर सेम है ना? ये एक बल्क फिनोमेना है। लेकिन ये क्या है? एक सरफेस फिनोमेना है। ऊपर की सरफेस पे या उससे नीचे वाली सरफेस पे, सरफेस में होता है। एक सरफेस फिनोमेना है। दोनों पॉइंट क्लियर हैं? इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, बी से बॉइलिंग, बी से बल्क। तो इवेपोरेशन की डेफिनेशन क्या कहती है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू गैस। लिक्विड से किस में कन्वर्ट होना? गैस में कन्वर्ट होना। बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ये लाइन जरूर लिखनी है आपको। बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड क्या? बाहुबली? नहीं, क्या लिखोगे? इवेपोरेशन। तो यहाँ पर आपको लिखना है इवेपोरेशन। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। वो फैक्टर जिन पर इवेपोरेशन क्या करता है? डिपेंड करता है या अफेक्ट करता है। तो चार फैक्टर हैं: ह्यूमिडिटी, सरफेस एरिया, टेम्परेचर और विंड स्पीड। चारों याद कर लोगे। बाई चांस अगर आपको याद नहीं होते हैं तो मैं ट्रिक भी बता देता हूँ। देखो, संडे को छुट्टी रहती है, तो मानो सैटरडे को आप लोग घूमने जा रहे हो, क्योंकि भाई जल्दी सोना नहीं है, अगले दिन स्कूल है नहीं। तो ऐसे याद कर लो, हम सैटरडे को स्पीड में घूमने जाते हैं। ठीक है, हम सैटरडे को स्पीड में घूमने जाते हैं। अब देखो कैसे याद होगा। हम से ह्यूमिडिटी, सैटरडे में देखो एस और ए, एस और ए, एस और ए से याद कर सकते हो सरफेस एरिया, एस और ए सरफेस एरिया। टी से क्या हो जाएगा? सोच के बताओ। सर, टी से टेम्परेचर हो जाएगा। वेरी गुड। और स्पीड से क्या हो जाएगा? विंड स्पीड या फिर वाइंड स्पीड, जो भी आप बोलते हो। तो चारों पॉइंट याद कर लो। नहीं याद हो रहे हैं तो ऐसे याद कर लो, बस याद होने चाहिए। अब क्या क्या होते हैं एक एक करके इन चारों को समझते हैं। अब देखो, पहला पॉइंट ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी सर होता क्या है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है, हिंदी में आपने सुना होगा, नमी। अब फील आना शुरू हुई। नमी का मतलब क्या होता है?
कितना वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर में। अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा वाटर वेपर है तो आप बोलोगे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, अगर एटमॉस्फेयर में कम वाटर वेपर है तो ह्यूमिडिटी कम है। तो ये सिर्फ ह्यूमिडिटी का मतलब है, ये नहीं बताया मैंने अभी कि कैसे अफेक्ट करता है इवेपोरेशन को। तो कैसे अफेक्ट करता है इवेपोरेशन को ये समझने के लिए दो डायग्राम समझो। मानो ये दोनों हैंकी है, एक ये हैंकी है और एक ये हैंकी है। दोनों को मैंने सुखाने के लिए रखा है, दोनों गीले हैंकी है, ठीक है। एक को मैंने रखा है नॉर्मल एटमॉस्फेयर में और एक को रखा है वहाँ जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, यानी वाटर वेपर ज़्यादा है। सोच के बताओ कौन सा जल्दी सूखेगा। सर ये वाला जल्दी सूखेगा। क्यों जल्दी सूखेगा? क्योंकि यहाँ पर वाटर वेपर पहले से नहीं है। ये वाला लेट सूखेगा। क्यों लेट सूखेगा? क्योंकि यहाँ पर पहले से वाटर वेपर है। अब समझ में आया? तो क्या मैं बोल सकता हूँ अंग्रेजी में कि ह्यूमिडिटी को बढ़ाने पर रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस होता है, घटता है, या फिर घटाने पर रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है, यानी ह्यूमिडिटी और इवेपोरेशन के साथ उल्टा संबंध है। लिख के दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको। when the humidity of air is low, जब ह्यूमिडिटी क्या हो, लो हो, देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन, तब रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, हाई होगा। एंड वाइस वर्सा, ये वाइस वर्सा का मतलब आपको पता है, उल्टा। जब हाई हो तो लो होगा और जब लो हो तो हाई होगा। तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई, एंड व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज हाई देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज लो। बस आलसी बनने के लिए हम लोग वाइस वर्सा लिख देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। अब सेकंड पॉइंट सरफेस एरिया की बात करते हैं। सरफेस एरिया का मतलब तो आपको पता होगा भाई, सरफेस का एरिया, सरफेस एरिया मैथ्स में भी आप पढ़ते हुए आए होगे। अब देखो, मानो दो हैंकी है, एक हैंकी आपका पूरा ऐसे आराम से खुल के रखा हुआ और एक को मैंने ऐसे फोल्ड कर रखा है, ठीक है, और दोनों को धूप में रख दिया सुखाने के लिए। एक को ओपन कर रखा है और एक को ऐसे फोल्ड कर रखा है। कौन सा जल्दी सूखेगा, सोच के बताओ। सर ये वाला जल्दी सूखेगा क्योंकि इसको आपने ओपन कर रखा है, और ये वाला लेट सूखेगा। क्यों? क्योंकि इसको आपने ओपन नहीं कर रखा है। वही सेम सीन यहाँ है। ये जल्दी क्यों सूख रहा है? क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है। और ये जल्दी क्यों नहीं सूख रहा है? क्योंकि इसका एरिया कम है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ऑन बढ़ाइंग द एरिया रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस, एंड ऑन घटाइंग द एरिया रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। अब ये मैं मजाक कर रहा हूँ, ये मत सोचना कि इंग्लिश नहीं आती। अंग्रेजी में लिखते हैं इसी बात को। The rate of evaporation increases on increasing the surface area। और अभी मैंने बताया था आपको, the rate of evaporation decreases on decreasing the surface area। तो ये लाइन दोबारा लिखने से बचने के लिए हम लोगों ने क्या लिख दिया, वाइस वर्सा लिख दिया। समझ में आता है? अच्छा, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के लास्ट इंटेक्स का है, उसमें पूछा गया है कि भाई चाय सॉसर में जल्दी ठंडी क्यों होती है कप के मुकाबले। कॉमन सेंस है सर, सॉसर का एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है, और कप का एरिया क्या होता है, कम होता है। ज़्यादा सरफेस एरिया तो ज़्यादा अच्छा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, तो जल्दी ठंडी होगी। समझ में आया? या फिर मैं आपसे पूछूं कि चाय एक कुकर में पी रहे हो आप और एक कप में पी रहे हो, किस में जल्दी ठंडी होगी? सर कुकर में कौन पीता? अरे मान लो भाई कुकर में पी रहे हो और कप में पी रहे हो, कुकर में जल्दी ठंडी होगी। क्यों जल्दी ठंडी होगी? क्योंकि कुकर का एरिया क्या है, ज़्यादा है, और कप का एरिया क्या है, कम है। तो आगे से अगर कोई भी चीज़ आपको लाइफ में दिखती है ज़्यादा एरिया की, तो समझ जाना उसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। थर्ड पॉइंट पर मूव करते हैं। अब टेम्परेचर समझते हैं। मानो दो हैंकी हैं, एक को मैंने नॉर्मली रख दिया और एक को रख दिया है सन में। कौन सा जल्दी सूखेगा? सर इतना तो दिमाग हमारे अंदर भी है, सन वाला जल्दी सूखेगा। वेरी गुड। क्यों जल्दी सूखेगा? क्योंकि सन का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ऑन बढ़ाइंग द टेम्परेचर रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेंगे, एंड ऑन घटाइंग द टेम्परेचर रेट ऑफ इवेपोरेशन घटेंगे। कैसी लगी इंग्लिश? चलो डेफिनेशन पे मूव करते हैं। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, समझ में आ गया, एंड डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो ये लाइंस को लिखने से बचने के लिए हम लोगों ने क्या लिख दिया, वाइस वर्सा लिख दिया। अच्छा, इससे मिलता हुआ एक एनसीईआरटी के लास्ट इंडेक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाई डज डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट समर डे, यानी गर्मियों के दिनों में कूलर क्यों अच्छा काम करता है। भाई सर्दियों में हम चलाते ही नहीं, ठीक है। तो ये आंसर आपको नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है कि गर्मियों में टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा,
तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा, या ह्यूमिडिटी कम तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा। वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा वो क्वेश्चन बाद में। फिलहाल नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे मूव करते हैं। ये थर्ड था। और हाँ, डायग्राम नहीं बनाना है आपको, सिर्फ हेडिंग लिखो और थ्योरी लिखो, ये समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट, विंड स्पीड। अब देखो दोबारा दो हैंकी हैं, एक हैंकी को मैंने नॉर्मली रख दिया और एक को रख दिया मैंने जहाँ पर हवा बहुत तेज तेज चल रही है। कौन सा जल्दी सूखेगा सर, दोबारा कॉमन सेंस, ये वाला जल्दी सूखेगा। क्यों जल्दी सूखेगा, क्योंकि यहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ऑन बढ़ाइंग द हवा की स्पीड रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेज, एंड ऑन घटाइंग द हवा की स्पीड रेट ऑफ एवेपोरेशन डिक्रीजेज। वही बात इंग्लिश में, ऑन इंक्रीजिंग विंड स्पीड द रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक था आपका थ्योरेटिकल पोर्शन। इसके अलावा कुछ बातें और हैं, जैसे इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। ये कहीं पर आप लिख लेना साइड में नोट करके, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, यानी जब भी इवेपोरेशन होगा तो ठंडा ठंडा कूल कूल फील होगा। सर क्यों बताया? लास्ट इंटेक्स क्वेश्चन में क्वेश्चन है कि वाई डज वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, हम लोग कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं समर में। तो वहाँ पर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, क्योंकि कॉटन क्लोथ्स में इवेपोरेशन अच्छा होता है, जल्दी होता है, तो इसलिए कूल कूल ठंडा ठंडा कूल कूल फील होता है। दूसरा क्वेश्चन बार बार स्कूलों में मैंने देखा है पूछते हुए, वो पूछते हैं कि ड्राई आइस किसे बोलते हैं। तो याद रखना, सॉलिड CO2 को ड्राई आइस बोलते हैं। और ज़्यादा डीप में तब कराऊंगा जब मैं इसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। और क्या करना है आपको, आपके लिए होमवर्क है NCERT के लास्ट इंटेक्स क्वेश्चन, सबसे वाला लास्ट इंटेक्स क्वेश्चन या फिर ब्लू क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, और उसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना। लास्ट वाला इंटेक्स या ब्लू क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे NCERT क्वेश्चंस करने की। तब तक के लिए गुड बाय।